आरती एक गरीब लड़की थी जिसकी शादी भी एक गरीब परिवार में हुई थी, लेकिन उसे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते थे। वो अपने पति राम के साथ वेज पकोड़े का स्टॉल चलाती थी। एक दिन वो अपने पति के पास जाती है और कहती है, सुनिए जी, कल मैंने माँ जी को बोला था कि बाजार जाके कुछ सब्जियाँ ले आए क्योंकि पकोड़े बनाने हैं, लेकिन शायद उनके दिमाग से निकल गया। अब हम कल स्टॉल पर पकोड़े कैसे बनाएंगे? अरे तुम बहुत जल्दी चिंता करने लगती हो, तुम शांत रहो, सब हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा जी? अब हम इतनी रात में सब्जियाँ कहाँ से ले आएंगे और सुबह ही स्टॉल लगानी है हमें। अरे यार, हम तो 9-10 बजे स्टॉल लगाते हैं। मैं उससे पहले ही 4 बजे वाली मंडी में चला जाऊंगा और वहाँ से ताजी और सस्ती सब्जियाँ भी मिल जाएंगी। हाँ, ये चीज तो मैंने सोची ही नहीं। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, इससे हमारे पैसों की काफी बचत हो जाएगी। अरे बिल्कुल, अब तो शांति से सो जाओ, सुबह 4 बजे उठना भी तो है। हाँ, चलिए, चलो सोते हैं। आरती और राम दोनों सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर आराम से सो जाते हैं। कुछ देर बाद सुबह अलार्म बजता है और दोनों मियाँ बीवी तैयार होकर मंडी के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो बहुत सारी सब्जियां लेकर घर आते हैं। तभी आरती की सास कुसुम उससे बोलती है, बहू, तुम दोनों सुबह सुबह मंडी चले गए थे क्या? हाँ माँ जी, वो वेज पकोड़े बनाने के लिए सब्जी नहीं थी तो हमें जाना पड़ गया। मुझे माफ कर दे बहू, कल तूने मुझे सब्जी लाने के लिए बोला और मेरे दिमाग से ही उतर गया। अरे नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ माँ जी जो आप कल सब्जी नहीं लाई, क्योंकि अगर आप सब्जी ले आती तो मैं बड़ी मंडी नहीं जा पाती और इतनी सारी सब्जियाँ भी नहीं ला पाती। हाँ बहू, सब्जियाँ तो बहुत सारी ले आई है। कितने पैसे खर्च किए? माँ जी, जितने पैसे मैंने आपको लाने के लिए देती हूँ ना, उतने में ही लाई हूँ। बस फर्क इतना है, यहाँ के लोग 4 पैसे बढ़ाकर बोलते हैं हर सब्जी में। वहाँ वही सब्जी सस्ते में मिल जाती है और तो और ज्यादा मिल जाती है। बहू, मैं क्या सोच रही हूँ, अगली बार से हम वहीं से सब्जियाँ लाया करेंगे। यहाँ से महंगी सब्जियाँ क्यों ले हम? चलो अच्छा है, फिर तो आप लोग ही चले जाना, मुझे सुबह सुबह अपनी नींद नहीं खराब करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब तुम लोग जाओ, वरना तुम्हें स्टॉल लगाने में देर हो जाएगी। आप सही कह रही हैं माँ जी। राम और आरती पकोड़े बनाने के लिए सब्जियों को अपने स्टॉल पर रखकर बाजार के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर पकोड़े बनाना शुरू कर देते हैं। तभी वहां एक केशव नाम का आदमी आता है। बहन, 1 प्लेट पकोड़े लगाना। भैया, आप कौन से पकोड़े खाओगे? मेरे ख्याल से वेज पकोड़े की दुकान है, तो वही चाहिए होगा ना। अरे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है कि कौन से वेज पकोड़े खाओगे आप। मेथी के पकोड़े, प्याज के पकोड़े या आलू के या मूली के पकोड़े? एक काम कीजिए, सब कुछ को मिक्स करके दे दो मुझे। अच्छा ठीक है, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी देती हूँ। आरती केशव को सभी तरह के पकोड़े एक प्लेट में लगा कर दे देती है, जिसे खाकर केशव को बहुत मजा आता है और उस दिन के बाद से केशव रोज उस दुकान पर पकोड़े खाने के लिए जाता था। साथ ही अपने साथ लोगों को भी लेकर आता था। आरती के वेज पकोड़े की दुकान काफी अच्छी चलने लगी थी। दिन बीतते हैं, तभी वहाँ पर एक कल्याणी नाम की औरत आती है और उनसे बोलती है, तुम लोग जल्दी से इस जमीन को खाली करो, ये जमीन मेरी है, मेरी। आप हो कौन और आप हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रही हो? शायद तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि ये मेरी जमीन है। मैंने क्या कहा है तुम्हें कि इस जमीन को खाली करो, उसके बाद भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? वो तो मुझे समझ आ ही गया है, लेकिन अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। हम जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ काम जमा हुआ है। अगर हम ऐसे चले गए तो हमारे ग्राहक टूट जाएंगे। ये मेरी परेशानी नहीं है, तुम लोगों को क्या करना है क्या नहीं ये तुम जानो। मुझे तो बस कल तक की जमीन खाली चाहिए, वरना एक एक का स्टॉल उठाकर फिकवा दूंगी। आपके पास भगवान ने कोई कमी नहीं दी है, फिर भी आप गरीब के पेट पर लात क्यों मार रही हो? हमें थोड़े दिनों का समय तो दीजिए, हम जैसे ही कहीं और अपना काम जमा लेंगे उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, मैं तुम जैसी भिखारियों को एक भी दिन का समय नहीं दे सकती। कल मतलब कल। अगर कल तक तुम लोगों ने ये जमीन खाली नहीं की ना, तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कल्याणी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद आरती भी अपना स्टॉल लेकर घर चली जाती है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसका पति और उसकी सास बोलती है, क्या हुआ आरती तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे स्टॉल पर कुछ हुआ है क्या?
हाँ जी, आज स्टॉल पर बहुत तमाशा हुआ। कोई कल्याणी नाम की औरत आई थी, बोल रही थी कल तक इस जगह को खाली कर देना। वो जगह उसने खरीद ली है। उसी से मेरी बहस हो गई। बहुत ही घमंडी औरत थी वो। कोई बात नहीं, जाने दो यार। ये चीज आज नहीं तो कल तो होनी ही थी। और भला हम कब तक किसी और की जगह पर काम करते रहेंगे? अरे तुम चिंता मत करो, हम अपने वेज पकोड़े का स्टॉल कहीं और जगह पर लगाएंगे। अजी, आपको कभी किसी चीज की चिंता होती है? जो आज होगी कल हमारी वो जगह छिन जाएगी। मुझे अपना स्टॉल वहीं लगाना है बस। यार तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अरे जो अभी जाके उस औरत से उसकी जमीन खरीद लूंगा। हल कुछ नहीं निकलेगा, बस हमारा चलता फिरता काम रुक जाएगा और कुछ नहीं। जिसके बाद हमारा घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। भगवान जाने अब क्या ही होगा। आरती इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन आरती अपना वेज पकोड़े का स्टॉल लेकर उसी जगह पर पहुंच जाती है। तभी कल्याणी कुछ लोगों को लेकर वहां आ जाती है और बोलती है, तुझे बोला था ना कि कल से यहाँ कोई नहीं दिखाई देना चाहिए, तो भी तुम यहाँ आ गई। देखिए, मैं बस आज के लिए आई हूँ। आज मैं अपने सभी रोज आने वाले ग्राहकों को बता दूंगी कि कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगी, तो कल से वो भी नहीं आएंगे। देखो, मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ। मैं आज से इस जमीन पे काम लगवा रही हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ आने जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जिद है तो मेरी भी जिद है। मैं आज तो यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम अपनी बेइज्जती ही करवाना चाहती हो तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। कल्याणी इतना कहकर अपने साथ आए हुए आदमियों को कहकर आरती के स्टॉल का सामान फेंकवाने लगती है। तभी वहाँ केशव आ जाता है। केशव को देखकर कल्याणी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि कल्याणी का पति था। तभी वो बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ आरती के वेज पकोड़े खाने आया था, लेकिन तुम इन गरीबों के साथ क्या कर रही हो? आप इस गरीब के हाथों के बने हुए पकोड़े खाते हैं? हाँ, खाता हूँ, क्योंकि गरीबों से नफरत तुम्हें है, मुझे नहीं। तो मैं तो खा ही सकता हूँ ना। और ये भी तो हमारी तरह इंसान है। इंसान होते हैं, लेकिन इनमें और हमारे में बहुत फर्क है। इनकी हैसियत देखो, हमारी हैसियत देखो, कितना बड़ा फासला है हम दोनों की हैसियत में, जो कि शायद आप भूल रहे हो। अब मुझे समझ आया तुम ये जमीन क्यों खरीदना चाहती थी, ताकि तुम गरीबों को निकाल सको यहाँ से। चलो देर ही सही, लेकिन आपको मेरी बात समझ तो आई ना? यही बहुत बड़ी बात है। कल्याणी और केशव आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी आरती अपने स्टॉल का सारा सामान उठाकर अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद केशव भी वहां से चला जाता है और कल्याणी लोगों से कहकर अपनी जमीन पर काम शुरू करवा देती है। दिन बीतते हैं और केशव आरती का पता लगाते हुए उसके घर पहुंच जाता है। केशव को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी आरती बोलती है, केशव भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? दिल से ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, तो आप कैसे नहीं मिलती? मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। वो क्या है ना, उसे अमीरी का कुछ ज्यादा ही घमंड है। कोई बात नहीं भैया, मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। आप बताइए, आप यहाँ पर क्यों आए हो? मैं आपको ये बताने आया हूँ, कल से आप मेरे ऑफिस के बाहर अपना स्टॉल लगा सकती हैं। वो जगह पुरानी जगह से ज्यादा दूर भी नहीं है, और मैं और मेरे ऑफिस वाले सब आएंगे आपके यहाँ खाने के लिए आपके वेज पकोड़े। केशव की बात सुनकर आरती की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और कुसुम की गरीब बहू का वेज पकोड़े का स्टॉल फिर से चल पड़ता है और सभी फिर से खुशी से रहने लगते हैं। सरला की बहू पूनम अपनी सास की हरकतों से इसीलिए परेशान थी, क्योंकि उसकी सास सरला इतना सोच समझ के चलती थी कि अगर किसी ने एक गिलास पानी मांगा तो उसमें से आधा ग्लास पानी पीकर वो फेंक दिया, तो फिर भैया उसकी तो शामदानी पक्की थी। सरला एक रोज अपनी पड़ोसन विमला के घर आती है और विमला को वो खाना खाती देखती है। तभी विमला सरला को देखकर अपने खाने की थाली को साइड कर सरला से कहती है, सही समय पर आई है, आजा, रोटी सब्जी बनाई है, खाएगी क्या तू सरला? मैं तो खाकर आई हूँ, जो मिला वही। लेकिन मुझे तो ये बता कि तूने जो खाने की प्लेट साइड की है, क्या तू अब खाना नहीं खाएगी? नहीं नहीं, अब मेरी भूख मिट गई है, 2 रोटी पहले ही खा चुकी हूँ। अगर तेरी जगह मेरी बहू होती तो मैं उसको अगले दिन का खाना भी ना खाने देती। जब उसे पता है कि उसके पेट में 2 रोटी की भूख है तो 4 रोटी लेकर क्यों बैठी है? सरला, तेरी बहू की तो बात ही अलग है। तू तो इतना सोच समझ कर चलती है कि कभी तेरे घर मुसीबत ही ना आए। अब देर शाम सरला की बहू पूनम एक बाल्टी पानी दरवाजे पर फेंक देती है और जब सरला अपनी बहू से पूछती है
कि ऐसा उसने क्यों किया। तो पूनम कहती है, माँ जी, हर जगह धूल मिट्टी उड़ रही थी, इसलिए मैंने सोचा दरवाजे पर थोड़ा पानी ही डाल दूं। तुझे पता है, जब हम बच्चे थे तो तालाब से 20 किलोमीटर दूर जाकर मटके में पानी भरकर सर पर लाद कर लाया करते थे। और आज के समय के बच्चों को बना बनाया सब कुछ मिल जाता है तो वो बर्बाद करते हैं। सरला के आगे कोई भी चीज बर्बाद करना यानी कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि वो उस बात को लेकर बहुत सुनाती थी। एक रोज सरला की बहू पूनम सब्जी में आधा चम्मच तेल ज्यादा डाल देती है। तभी सरला किचन में आती है और कढ़ाई में ज्यादा तेल देखकर उसे चमचे से निकालते हुए कहती है, बहू, तुझे कितनी बार कहा है कि चम्मच से नाप कर बस 2 चम्मच ही तेल सब्जी में डाला कर, तेल भी बचा रहेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। ज्यादा तेलदार सब्जी खाने से पता है ना कितनी बीमारियां होती हैं। माँ जी, दरअसल ना आज सब्जी थोड़ी ज्यादा थी तो मैंने ना आधा चम्मच तेल ज्यादा डाल दिया। और अगर आधा चम्मच तेल कम डाल दोगी तो क्या सब्जी खराब हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या कमी है। पूनम अपनी सास की रोक टोक सोच समझकर चलने की आदत से बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन इस बार तो सरला ने हद ही कर दी थी, क्योंकि इस बार सरला की बहू पूनम के पिता महेंद्र सिंह का अपनी बेटी से मिलने आना होता है। तभी सरला अपनी बहू पूनम से कहती है, बहू, जा अपने पिताजी के लिए चाय नाश्ता कुछ लेकर आ। यहाँ खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही है? अब पूनम अपने पिता के लिए कुछ समय बाद चाय नाश्ता लेकर आती है। लेकिन बातें करते हुए जब पूनम के पिता चाय बिस्किट खा रहे थे, तभी सरला महेंद्र से यानी कि अपने समधी से कहती है, आपके लिए ही मंगवाया है, सब कुछ खा लीजिएगा वरना बर्बाद हो जाएगा। अब जब महेंद्र चाय बिस्किट खा लेता है तो चाय के ग्लास में थोड़ी सी चाय तो बच ही जाती है और एक बिस्किट प्लेट में। ये देखकर सरला चिल्लाते हुए अपनी बहू से कहती है, और वो भी उसी के पिता के सामने, तुझे कितनी बार कहा है कि नाप तोलकर हिसाब से चाय नाश्ता प्लेट में लाया कर। तेरे पिताजी को तो चाय पीनी नहीं, ते कितनी चाय छोड़ दी और प्लेट में एक बिस्कुट भी। कल को मेहमान आएंगे तो मैं सबके लिए पैसे खर्चती फिरूंगी। माँ जी, ग्लास में तो चाय है भी नहीं और एक ही बिस्किट की तो बात है। आप मेरे पिताजी की बदनामी कर रही हैं। अरे समधन जी, गुस्सा होने वाली क्या बात है। लो, मैं अभी ये थोड़ी बची हुई चाय पी लेता हूँ और ये बिस्किट भी खा लेता हूँ। जी अब बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, मेरी आदत है सोच समझकर चलने की। घर की बड़ी हूँ, अगर सोच समझकर मैं नहीं चलूंगी तो आगे बच्चों का भविष्य का क्या होगा? नहीं जी, बिल्कुल सही सोच है आपकी। आजकल के बच्चे इतना कहाँ सोचते हैं, और आपने तो इतना तक सोच लिया कि मेहमान के सामने उसी की बेइज्जती भी कर दी। समधी जी, आप तो बड़े फनी हैं। सच में मैंने आपकी बेइज्जती कहाँ की? सरला की तो हर बात पर रोकने टोकने की आदत थी। अब ये कैसे जा सकती थी, लेकिन कोई तो सरला को भी सबक सिखाता है। एक रोज सरला पेंशन दफ्तर जाती है, जहाँ पेंशन अधिकारी समोसे खा रहा था, वो भी 4 से 5। और जब सरला उससे कुछ पूछती तो अधिकारी जवाब नहीं देता, तो सरला गुस्से में आकर कहती है, देखिए, वैसे तो मुझे बोलने की ज्यादा आदत नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग हराम का खाते हैं ना, उन्हें कभी भी अटैक आ जाता है, सीने में दर्द होता है और मुंह से समोसा गिर जाता है, फिर क्या बेचारा भगवान को प्यारा हो जाता है। अधिकारी का चपरासी ये सारी बातें सुन रहा था। तभी वो सरला के ताल में ताल मिलाकर कहता है, माँ जी ने बात तो बिल्कुल सही कही है साहब जी। आजकल तेल वाली चीजें खाने से ना जाने कितने लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। तभी अधिकारी के मुंह में समोसा अटक जाता है और चपरासी ये देखकर सरला से कहता है, अरे मोरी मैया, आपने तो बिल्कुल सही कहा था, साहब जी तो निकल लिए। मरा नहीं हूँ, समोसा अटक गया था, पानी ला कर दे। अटैक आ गया मुझे, किसी की भी बात मान लेता है। अब अधिकारी वही पानी पीकर कुल्ला कर देता है, तो सरला ये देख कर कहती है, आज के समय के लोग बना बनाया मिलता है तो कहीं भी खाकर थूक देते हैं, ना जाने इन्हें कौन ही समझाए। सरला की हर जगह सोच समझकर चलने वाली आदत ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि वो हर किसी को समझाने लगी थी, ऐसा नहीं ऐसा होता है तो ज्यादा अच्छा होता। जिस वजह से सरला की पेंशन दफ्तर का वो अधिकारी सरला की पेंशन ही कट करवा देता है। अब सरला गुस्से में घर आती है और अपनी बहू से कहती है, मैं तो लोगों का भलाई कर रही थी, अब इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? देख, मेरी पेंशन भी काट दिया उस मोटे अधिकारी ने, खा खा कर तोंद निकली जा रही है उसकी। माँ जी, क्या बात है, इतनी गुस्से में क्यों हो आप? पेंशन अधिकारी ने कुछ कहा क्या आपको, या आपने ही उसे कुछ सोच समझकर चलने वाली बात कह दी होगी? तो इसमें बुराई ही क्या है? अब मैंने उसे ये बात कह भी दी तो देख, उसने मेरा पेंशन ही काट दिया। मैंने तो बस इतना कहा था, ज्यादा समोसे खाने से अटैक आ सकता है। माँ जी,
यही बात तो उसे बुरी लग गई। अब उसे अटैक आए या खा खा कर वो फट जाए, आपको क्या? लोगों को तो बुरी ही लगती है ना ये बात, क्योंकि उन्हें गलत राह पर चलना जो अच्छा लगता है। सरला की आदत तो जाने वाली थी नहीं। अब उसने अपनी सोच समझ कर चलने वाली आदत में पेंशन अधिकारी को समझाना क्या चाहा, तो उसने तो सरला की पेंशन ही काट दी। अब अगले दिन सुबह सरला की बहू पूनम पौधे में पानी डाल रही होती है। हालांकि पानी तो पौधों में जाता है, लेकिन नीचे भी गिर जाता है। ये देखकर पूनम की सास सरला पूनम से कहती है, ऐसा कर, तू बोतल का ढक्कन ले आ, उसमें नाप नाप कर पौधे में पानी डालेंगे तो शायद पौधे का पानी नीचे ना गिरेगा। तुझे पता भी है पानी की राजस्थान और ऐसे कई छोटे छोटे गाँव में कितनी दिक्कत है, तो तू यहाँ ऐसे यूं बर्बाद कर रही है। माँ जी, मुझे पता है कि पानी बर्बाद करना गलत है, लेकिन मैं तो पानी पौधों में ही डाल रही हूँ। वो मुझे अच्छी तरह नजर आ रहा है कि तू पौधों में पानी डाल रही है और आधे से ज्यादा पानी तो नीचे गिरा पड़ा है। सरला की बहू पूनम को ये बात बहुत बुरी लगती है। अब सरला की बहू पूनम सरला को सबक सिखाने के लिए उसके ही नक्शे कदम पर चलने लगती है और चाय बनाते वक्त पानी में नाम का दूध, चीनी और पत्ती डालकर गंदी सी चाय बनाकर अपनी सास को देती है, जिसे पीकर सरला कहती है, बहू ये कैसी चाय बनाई है? माना कि तुझे बचत करने के लिए कहा है, लेकिन इस तरह से भी कोई बचत करता है भला? माँ जी, अब आपने मुझे ये सारी चीजें सिखाई हैं, तो मुझे करनी तो पड़ेंगी। और पूनम कपड़े धोने के लिए सर्फ साबुन ना के बराबर इस्तेमाल करती। पोछा लगाने के लिए पानी का इस्तेमाल ना करके सूखे कपड़ों से ही घर को साफ कर देती। और झाड़ू का तो नाम और निशान ही नहीं था, और उसके लिए भी पूनम ऊपर ऊपर से बस झाड़ू मार दिया करती। बर्तन धोने जाती तो बर्तन ना घिस जाए, इसीलिए स्टील के जूने का इस्तेमाल नहीं करती। ये सब देखकर सरला समझ जाती है कि उसकी बहू उसे सबक सिखा रही है, और वो अपनी बहू से कहती है, बहू मेरा मतलब ये नहीं था कि तुझे बचत ऐसे करनी है। बचत का मतलब है कि हमारी फिजूल खर्ची बंद हो जाए, ताकि हम अपने आगे के समय के लिए कुछ जमा करके चल सके। लेकिन जैसे सास नहीं मानी तो बहू भला कैसे मान जाती। ज्योति अपनी माँ सुशीला को अपने बॉयफ्रेंड अनुराग से मिलवाते हुए कहती है, माँ, ये है अनुराग, मैं इसके बारे में ही अब तक आपको बताती रहती थी। दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन करता क्या है? इसके परिवार में कौन कौन है ये सब भी तो पता होना चाहिए ना। ऐसे ही थोड़ी तेरी शादी इससे करवा दूंगी। माँ, वैसे तो अनुराग एक बहुत ही अच्छी जॉब करता है। अनुराग के परिवार में कोई नहीं है, ये अकेला ही रहता है, और शादी के बाद तो ये हमारे साथ ही रहेगा ना। क्यों माँ, मैं सही कह रही हूँ ना? क्या ये हमारे घर जमाई बनकर रहेगा? हाँ माँ, आप भी तो यही चाहती हो ना कि आपकी बेटी हमेशा आपकी नजरों के सामने ही रहे। तो अब से मैं, अनुराग और आप, हम तीनों एक साथ ही रहेंगे। क्यों, अनुराग के घर में कांटे लग रहे हैं क्या? हमारे घर में तो यही होता है कि लड़की शादी के बाद अपने पति के घर रहती है, और तू ये बोल रही है कि तू और ये दोनों यहीं रहेंगे? माँ, अनुराग किराए पर रहता है। अब आप ही बताओ ना, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। जब आप यहाँ हो तो हम क्यों कहीं और जाएं? और वैसे भी आपके साथ रहूंगी तो मुझे आपकी फिक्र भी नहीं लगी रहेगी। अच्छा जा, अब रसोई में जाकर चाय पानी तो लेकर आ, तब तक मैं थोड़ी बात कर लूं अनुराग से। सुशीला वहाँ से ज्योति को रसोई में भेज देती है। जैसे ही ज्योति रसोई में जाती है कि तभी सुशीला अनुराग से सवाल जवाब करने लगती है और कहती है, देखो, मैं तो अपनी बेटी की शादी करती तो खूब सारा दहेज देती उसे, आगे भविष्य में उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन अब तो तुम यही रहने वाले हो तो। आंटी जी आप फिक्र मत करो, हम यही रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। आप उसकी फिक्र मत करो, मैं हूँ उसके लिए। लेकिन अब तुम यहाँ रहोगे तो। आंटी जी आप बोलना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि आमतौर पर तो लड़की वालों की तरफ से दहेज आता है, लेकिन जब यहाँ लड़का ही रहने आ रहा है तो दहेज भी तो उसे ही लाना चाहिए ना। क्या आप अपनी बेटी के पति से दहेज लेने की बात बोल रही हैं? अरे हाँ भाई, मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि मेरी बेटी ने जिसको पसंद किया है वो कंगाल नहीं है, बल्कि उसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है। अगर तुम मेरी बात समझ गए हो तो अच्छा है। ठीक है आंटी जी, मैं आपकी सारी बातें भी समझ गया हूँ और आपकी बातें मानने को भी राजी हूँ। अनुराग सुशीला की सारी बातें मान जाता है और दहेज लाने के लिए भी हाँ करता है। अनुराग का आत्मविश्वास देखकर सुशीला भी शादी के लिए स्वीकृति दे देती है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से होती है। शादी के साथ ही अनुराग सारा दहेज ले आता है और ये दहेज वाली बात को
ज्योति से छुपाने के लिए सुशीला बहाना भी बना देती है कि ये सब सामान ज्योति की शादी का तोहफा है। इसीलिए ज्योति भी कुछ नहीं कहती। कुछ दिनों के बाद सुशीला की पड़ोसन उसके घर आती है और सुशीला से कहती है, अरे तेरी तो किस्मत ही चमक गई। कहाँ तेरे घर में कुछ भी नहीं था और तेरे दामाद के आते ही घर में देखो कैसे भर गया है। दामाद के साथ दहेज भी आया है क्या? अरे तू भी कैसी बातें कर रही है? मेरे दामाद जिसका खुद का घर नहीं है वो क्या दहेज लाएगा? बात तो सही ही है तेरी, लेकिन तेरे दामाद के कदम बड़े शुभ है। वरना जो घर पुराने सामान से भरा था वो दामाद के आते ही कैसे नए सामान से भर गया। क्यों, अब तो तू मेरी बात से सहमत है ना? नहीं, मैं तेरी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अरे ये तो मैंने पैसे बचाए थे, ये सोचा था जब बेटी की शादी होगी तो उसे दहेज में दूंगी, लेकिन यहाँ तो बेटी का पति ही मेरे घर आ गया। कोई बात नहीं, ये तो तेरे लिए ही अच्छा हुआ। अब तक तो बस तेरे पास बेटी थी, लेकिन अब तेरे पास बेटा और बेटी दोनों है, इसलिए मुंह मत बना। सुशीला अपने दामाद की बुराई ही करे जा रही थी और उसकी पड़ोसन इन सब बातों के लिए उसे बार बार समझा रही थी। इतने में अनुराग वहाँ पर अपना लैपटॉप लिए आता है और अनुराग को देखकर सुशीला कहती है, अब खुद ही देख ले, मेरा दामाद तो घर पर ही रहता है तो ये दहेज कहाँ से लाएगा? अरे इसकी इतनी ही औकात होती तो ये मेरी बेटी को अपने घर लेकर जाता ना, यहाँ घर जमाई बनकर नहीं रहता। मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हो? अरे सुशीला, तू क्यों अपने दामाद की बुराई कर रही है? वो भी किसी बाहर वाले से, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अरे वो भी लैपटॉप पे काम कर रहा है। वैसे भी आजकल तो लोग घर से ही काम करते हैं ना। दूर से सबको सब ठीक लगता है, लेकिन जो यहाँ रह रहा होता है ना, उन लोगों के साथ एक बार जरा उनसे भी पूछ लो कि क्या सच में सब ठीक है या बस दिमाग का वहम है। खैर, अब ये सब तेरे घर की बात है, अब मैं इसमें क्या ही बोलूं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वहाँ से सुशीला की पड़ोसन चली जाती है और ये सब होते हुए भी अनुराग कुछ ज्यादा नहीं बोलता। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद ज्योति, सुशीला और अनुराग तीनों साथ बैठे थे। तभी ज्योति कहती है, माँ आज तो सभी घर पर है, मैं आज सबके लिए चाय पकौड़े बनाऊं? हाँ ये बहुत ही सही बोला तुमने। मेरा वैसे भी बहुत मन है कुछ अच्छा सा खाने का। ज्योति तुम पकोड़े के साथ धनिया और पुदीने की चटनी बना देना, मजा आ जाएगा। ठीक है, और माँ आपको भी कुछ खास बनवाना हो तो बता दो, मैं बना दूंगी। हाँ हाँ तू काम कर और तेरा पति बैठे बैठे तेरे पर हुक्म चलाए। क्या मतलब आपका माँ? साफ साफ बोलो, आपको बोलना क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो यही बोल रही हूँ कि जैसे तू बहू बनकर जाती है अपने पति के घर, वैसे ही अब तेरा पति भी तो हमारे घर में साथ रहता है, तो उसे काम करना चाहिए। तो तू क्यों कर रही है? माँ आप क्या बोल रही हो? वैसे ही अनुराग जी दिन भर काम करते रहते हैं और अब क्या घर का काम भी वही करें? वैसे तो आप बड़ा बोलती थी कि लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल में रहना होता है, लेकिन अब जब अपने ही दामाद से खाना बनाने की बात कर रही हो तो बुरा नहीं लग रहा? ज्योति तुम माँ को क्यों जवाब दे रही हो? जो माँ के मन में था माँ ने तो वही बोला है ना। अनुराग तुम रहने दो, माँ का ना रोज का ही हो गया है, तुम्हें बिना बात के ही इतना सब कुछ बोलती रहती हैं। अब तो कुछ बोलना भी पाप हो गया है। मैं अपनी बेटी की भलाई के लिए अब कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ ना, पति ने अच्छे से समझा जो दिया है। सुशीला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुशीला को अनुराग जरा भी पसंद नहीं था और इसी वजह से वो कोई मौका नहीं छोड़ती थी जिसमें वो अपने दामाद को नीचा दिखाए। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। एक रोज अनुराग अपने कमरे में आराम से बैठा था, तभी वहाँ सुशीला आती है और कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो, और एक तो तुम हमारे घर में रह रहे हो, ऊपर से मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हो। मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं सब अच्छे से जानती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो आज तक ज्योति को ये तक नहीं बताया कि उसका पति दहेज लेकर आया है। नहीं बताया है तो बता दो ना। वैसे भी जिस तरह से मेरी बेटी आजकल मेरे साथ बर्ताव कर रही है ना, मुझे तो यकीन है कि तुमने उसे सब बता दिया होगा। सुशीला चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में वहाँ ज्योति आती है और ये सब सुनने के बाद कहती है, माँ मैंने उस दिन ही आप दोनों की सारी बातें सुन ली थी जब आप मेरे पति से दहेज मांग रही थी। नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा तो कभी कुछ नहीं बोला। नहीं माँ, गलत तो आपने समझा अपने दामाद को और मेरे पति के लाए हुए दहेज को। आप ये बोल रही थी कि शादी का तोहफा है। ज्योति अब ये सब बातें करके क्या फायदा? छोड़ो ये सब बातें। नहीं अनुराग, आज मुझे बोलने दो। माँ ये मेरे पति हैं और आप बार बार यूँ इस तरह इनका अपमान नहीं कर सकती। लेकिन बेटा तू। माँ अब आप कुछ मत बोलो। अनुराग बस मेरी खुशी के लिए ये सब कर रहा था
और अनुराग की इतनी अच्छी जॉब है ना कि उसने कुछ ही दिनों में अपना घर भी ले लिया है और अब से हम वहीं रहेंगे। नहीं बेटा, तुम दोनों कहीं मत जाओ। सुशीला को अपनी गलती तो समझ आ गई थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि ज्योति अब अपनी माँ की बात नहीं सुनती है और वो अपने पति के लाए दहेज के साथ सुशीला के घर से चली जाती है।